हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रशनीद मेडिकल एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड ऑफ कार्डियक एरिथमिया या फिर डिसरिथमिया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसको डिस्कस करने से पहले हम एक प्रीव्यू ले लेते हैं पार्ट 1 का। पार्ट 1 में मैंने बताया था कि कार्डियक एरिथमिया क्या होता है या फिर जिसको डिसरिथमिया भी बोलते हैं। कार्डियक एरिथमिया क्या होता है, जिसमें हमारी जो हार्ट की रिदम है या फिर रेट में इरेगुलरिटी आ जाती है। वो किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आ सकती है। बेसिकली जो हमारा कंडक्टिंग सिस्टम है, कंडक्टिंग सिस्टम मतलब जो हमारे हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बनती हैं और उसका जो पेस मेकर होता है, मीन्स जहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, वो होता है एसए नोड। एसए नोड दैट इज साइनोएट्रियल नोड। वहाँ से जो रिदम स्टार्ट होती है वो हमारी नॉर्मल रिदम होती है और तभी हमारा नॉर्मल हार्ट रेट बनता है। तो जो हमारा नॉर्मल रिदम है वो है हमारी साइनस रिदम और हमारी नॉर्मल हार्ट रेट होती है 60 to 100 बीट्स पर मिनट इन एडल्ट, और अगर हम स्पेसिफिकली लें दैट इज 72 बीट्स पर मिनट। अगर इस हार्ट की रिदम में, मीन्स हार्ट की रिदम मतलब जो एक रेगुलर पैटर्न है उसमें कोई इरेगुलरिटी आती है या फिर हार्ट रेट में इरेगुलरिटी आती है, तो उसको हम बोलते हैं कार्डियक एरिथमिया। देन हमने जो डिस्कस किया था वो किया था क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डियक एरिथमिया। जो क्लासिफिकेशन उसमें मैंने 3 चीज़ें बताई थी। एक तो अगर एसए नोड हमारा पेसमेकर है जो कि नॉर्मली होता है तो क्या क्लासिफिकेशन होगी। देन एवी नोड या फिर आर्टीरियल मसल अगर पेसमेकर की तरह वर्क करती हैं। देन मैंने बताया था कि अगर वेंट्रिकुलर मसल पेसमेकर की तरह वर्क करती हैं, और एक मैंने बताया था हार्ट ब्लॉक। प्रीवियस वीडियो का आप चेक कर लें, देन आपको ये वीडियो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है कार्डियक एरिथमिया की, वो है अगर एसए नोड एज अ पेसमेकर वर्क करता है। तो एसए नोड नॉर्मली हमारे हार्ट का पेसमेकर होता है, इसलिए इसको नॉर्मोटॉपिक एरिथमिया भी बोलते हैं, क्योंकि नॉर्मली हमारे हार्ट का जो पेसमेकर है वो एसए नोड होता है। जो हमारी हार्ट की रिदम होती है वो होती है साइनस रिदम। जो एसए नोड से रिदम जनरेट होगी वो नॉर्मल रिदम होगी। एसए नोड अगर वर्क करेगा तो हमारा हार्ट रेट भी नॉर्मल होगा 60 to 100 बीट्स पर मिनट, जो कि एडल्ट्स में होता है। लेकिन समटाइम्स व्हाट हैपन कि इस एसए नोड के जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करने में भी फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं, वेरिएशंस आ जाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट रेट और हार्ट रिदम में इरेगुलरिटी या फिर अबनॉर्मेलिटी आ जाती है। इसमें 3 टाइप्स आते हैं। एरिथमिया व्हेन एसए नोड वर्क्स एज अ पेसमेकर। कार्डियक एरिथमिया कब हो रहा है, जब एसए नोड पेसमेकर की तरह काम कर रहा है। इसमें 3 चीजें आती हैं। फर्स्ट हमारी क्लासिफिकेशन है साइनस एरिथमिया, नेक्स्ट इज साइनस टेकिकार्डिया, दैट इज हार्ट रेट जब बहुत इंक्रीज हो जाता है, टू फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज साइनस ब्रेडिकार्डिया, जिसमें हार्ट रेट हमारा बहुत स्लो चला जाता है। तो नॉर्मल रेट हमारी 60 to 100 बीट्स पर मिनट होती है। नाउ फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं साइनस एरिथमिया क्या होता है। साइनस एरिथमिया को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी साइनस एरिथमिया या फिर RSA, क्योंकि इसका रेस्पिरेटरी साइकिल से एक कनेक्शन है, वो भी हम पढ़ेंगे कैसे। साइनस एरिथमिया नेम से ही क्लियर है। साइनस मतलब एसए नोड। एसए नोड से ही रिदम जनरेट हो रही है, बट स्टिल एसए नोड में कोई फ्लक्चुएशंस है, कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इरेगुलरिटी आ रही है रिदम में या फिर हार्ट रेट में प्रॉब्लम आ रही है। इरेगुलरिटी इन हार्ट रिदम या फिर रेट, तो रिदम में भी प्रॉब्लम हो सकती है, रेट में भी हो सकती है। ओरिजिनेटिंग एट साइनस नोड, जो हमारा साइनस नोड है, साइनोएट्रियल नोड, जो कि हमारा राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है सुपीरियर वेना केवा के नीचे, वहीं से कोई इरेगुलरिटी हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, साइनस एरिथमिया। अब डेफिनेशन इसकी पढ़ लेते हैं कि इसको रेस्पिरेटरी साइनस एरिथमिया क्यों बोलते हैं। रिदमिकल इंक्रीज एंड डिक्रीज इन हार्ट रेट इन रिलेशन टू रेस्पिरेशन या फिर इन रिलेशन टू रेस्पिरेटरी साइकिल। इसमें क्या होता है, ये एक यूनिक साइनस एरिथमिया है, जिसमें क्या होता है कि रेस्पिरेटरी साइकिल के साथ हमारे जो हार्ट की रिदम है उसमें चेंजेस आते हैं, हार्ट का जो रेट है उसमें चेंजेस आते हैं रेस्पिरेटरी साइकिल के साथ। इसमें क्या होता है, रिदमिकल इंक्रीज और डिक्रीज इन हार्ट रेट। हमारे जो हार्ट रेट है वो या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा इन रिलेशन टू रेस्पिरेटरी साइकिल। कैसे, हार्ट रेट वेरीज अकॉर्डिंग टू फेजेस ऑफ रेस्पिरेटरी साइकिल। हमारे जो रेस्पिरेटरी साइकिल की फेज है उसके अकॉर्डिंग हार्ट रेट चेंज होगा। कैसे, जैसे कि हमारे रेस्पिरेटरी साइकिल की 2 फेजेस हैं, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो उस टाइम पर साइनस एरिथमिया या फिर रेस्पिरेटरी साइनस एरिथमिया में हमारा हार्ट रेट क्या होगा, इंक्रीज।
सो हार्ट रेट इंक्रीज होता है जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, वेयर एज जब हम एक्सपिरेशन करते हैं तो इससे उल्टा होता है, हमारा जो हार्ट रेट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। सो ये इसकी डेफिनेशन है रेस्पिरेटरी साइनस एरिथमिया, इसलिए बोलते हैं इसको। फर्स्ट थिंग ये है कि जो रेस्पिरेटरी साइनस एरिथमिया या फिर सिंपली जो साइनस एरिथमिया है ये बिनाइन होता है, मतलब कि ये हार्मफुल नहीं होता। अगर ये किसी पर्सन को है भी तो वो हार्मफुल नहीं है। ये यूजुअली एज के साथ अपने आप ठीक हो जाता है, सिम्टम्स इंप्रूव हो जाते हैं। सो रेस्पिरेटरी साइनस एरिथमिया अब होता किन में है? ये बेसिकली चिल्ड्रन में होता है। सो ये चिल्ड्रन में कॉमनली पाया जाता है, कुछ एडल्ट्स में भी पाया जाता है। ओल्ड एज में ये रेयरली पाया जाता है। ओल्ड एज में तभी होता है ये अगर कोई और हार्ट कंडीशन भी साथ में प्रेजेंट है तो कॉमनली ये चिल्ड्रन में पाया जाता है और इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता, ये अपने आप एज के साथ इम्प्रूव हो जाता है। प्लस इसमें ट्रीटमेंट तभी नेसेसरी होता है अगर कोई और स्पेसिफिक हार्ट डिसीज कंडीशन की वजह से, कोई और अगर हार्ट एबनॉर्मेलिटी है उसकी वजह से साइनस एरिथमिया हो रहा है, तभी इसका ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है। अब हम चलते हैं इसके कॉजेज पर। क्यों होता है ये? फ्लक्चुएशंस इन द डिस्चार्ज ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम एसए नोड। जो एसए नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, क्योंकि एसए नोड हमारा प्राइमरी पेसमेकर है जहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, उनमें फ्लक्चुएशंस आ जाती है, चेंजेस आ जाते हैं। इसका कोई स्पेसिफिक कोज नहीं है कि ये इस वजह से होता है। तो इसमें जो पैथोफिजियोलॉजी है वो कैसे होती है? सबसे पहले हम इंस्पिरेशन के टाइम पर देखते हैं क्या होता है। जब हम ब्रीद इन करते हैं इसमें तो क्या होता है कि हमारा जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज। कैसे? जब हम ब्रीद इन करते हैं तो जो हमारा डायफ्राम है वो डाउनवर्ड चला जाता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट होकर वो डाउनवर्ड जाता है ताकि हमारे लंग्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा एयर को अंदर ले सकें। उस टाइम क्या होता है, जो थोरेक्स के अंदर का मीन्स जो लंग्स के अंदर का जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। उससे क्या होता है, जो लंग वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। ताकि लंग वॉल्यूम इसलिए इंक्रीज होता है क्योंकि जो डायफ्राम है, जो हमारा ब्रीदिंग मसल है वो डाउनवर्ड पुश हो गया है ताकि जो एयर है वो इनसाइड आ सके। लंग वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और वेनस रिटर्न भी इंक्रीज हो जाता है। वेनस रिटर्न मीन्स जो हमारा हार्ट के पास ब्लड जा रहा है लंग से प्योरीफाई होकर, वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन लंग्स स्टिमुलेट। अब जब हमारा लंग्स का जो वॉल्यूम है इंक्रीज हो जाता है उस टाइम पर क्या होते हैं, लंग्स में स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। जिससे क्या होता है, वेगल एफरेंट इंपल्सेस, वहाँ पर जो वेगल नर्व्स हैं, वेगल एफरेंट फाइबर्स हैं, वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, वो सिग्नल देते हैं ब्रेन को। तो क्या होता है, इनिबिशन ऑफ वेसोडाइलेटर एरिया। जो वेसोडाइलेटर एरिया है हमारे ब्रेन में, जहाँ जो स्टिमुलेट करता है कि वेसल डायलेट होंगी या कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, वो क्या हो जाता है, इनिबिट हो जाता है। तो वेसल डायलेट होना बंद हो जाती है, वेसल क्या हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, और जो हमारा वेगल टोन है वो हो जाता है डिक्रीज। इन सब चीज़ों से क्या होता है कि हमारा हार्ट रेट इंक्रीज होता है। तो वेगल टोन डिक्रीज होती है और वेसोडाइलेशन इनिबिशन हो जाती है, जिससे हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। दूसरी तरफ एक्सपायरेशन में क्या होता है, इंक्रीज इन इंट्राथोरेसिक प्रेशर। एक्सपायरेशन में वही जो डायफ्रामेटिक मसल है वो क्या होती है, वो रिलैक्स हो जाती है, जिससे वो ऊपर चल जाती है, अपवर्ड जाती है, और हमारे जो लंग्स में जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से लंग वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। लंग वॉल्यूम डिक्रीज होगा तभी तो हम एक्सहेल करेंगे, ब्रीथ आउट करेंगे। तो देन क्या होता है, डिक्रीज इन वेनस रिटर्न। वेनस रिटर्न भी डिक्रीज होता है, उस टाइम पर जो हार्ट में ब्लड जा रहा है वो भी डिक्रीज जाता है। अब इसमें इससे बिल्कुल उल्टा हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं लंग्स में, यहाँ पर स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट नहीं होते। दूसरी तरफ यहाँ क्या होता है, वेगल एफरेंट इंपल्सेस स्टिमुलेट होती है, यहाँ पर जो वेगल इफरेंट इंपल्सेस हैं वो स्टिमुलेट होती है। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर जो वेगल टोन इंक्रीज होती है, यहाँ पर वेगल टोन इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर वेगल टोन डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर वेसोडाइलेटर एरिया इनिबिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर वेसोडाइलेटर एरिया इनिबिट नहीं होता। तो इससे बिल्कुल ऑपोजिट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हार्ट रेट होता है वो डिक्रीज हो जाता है एक्सपिरेशन में। तो इंस्पिरेशन में हार्ट रेट इंक्रीज होगा और एक्सपिरेशन में हार्ट रेट डिक्रीज होगा। सो नेक्स्ट इसको डायग्नोज कैसे करेंगे, कैसे पता लगेगा कि साइनस एरिथमिया है। सो साइनस एरिथमिया, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कि इतनी सीरियस कंडीशन नहीं है, अपने आप क्योर हो जाती है। तो वैसे ही इसकी जो ECG है, अगर कोई भी हार्ट प्रॉब्लम है, स्पेशली अगर कार्डियक एरिथमिया है, तो हम ECG के थ्रू डायग्नोज कर सकते हैं। क्योंकि ECG क्या है, ECG इज
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में हम जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, ईसीजी यूजुअली नॉर्मल आती है, बस इसमें एक चीज़ देखने को मिलती है ईसीजी में कि जो आर इंटरवल होता है, आर इंटरवल, सो हमारी PQRS-T वेव्स हैं जो कि हमारे डिफरेंट एक्टिविटीज़ को दिखा रही है हार्ट की। तो इसमें आर और आर के बीच का, एक आर से दूसरे आर के बीच का जो इंटरवल होता है उसमें चेंज देखने को मिलेगा। सो आर इंटरवल क्या है, एक बीट से दूसरे बीट के बीच में जो टाइम है। तो इंस्पिरेशन के टाइम जब हम इंस्पायर करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, तो उस टाइम पर जो आर इंटरवल है वो इसमें शॉर्ट देखने को मिलेगा ईसीजी में। वेयर एज इन एक्सपिरेशन जो आर इंटरवल है वो लॉन्ग देखने को मिलेगा, दैट इज प्रोलॉन्ग्ड आर इंटरवल। सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है साइनस टैकीकार्डिया। सो नेम से ही क्लियर है, टैकीकार्डिया का मतलब होता है फास्टर हार्ट रेट, जिसमें हार्ट रेट हमारा यूजुअल से ज़्यादा हो जाता है। हमारा यूजुअल हार्ट रेट कितना होता है, 60 to 100 बीट्स पर मिनट, और टैकीकार्डिया में क्या होगा, मोर देन 100 बीट्स पर मिनट। टैकीकार्डिया के आगे अगर साइनस लगा है, मीन्स साइनस नोड के कारण, मीन्स ये जो साइनोएट्रियल नोड है जो कि राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना केवा के नीचे प्रेजेंट है। साइनस नोड क्या है, हमारा प्राइमरी पेसमेकर है जहाँ से जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है वो जनरेट होती हैं और स्प्रेड होती हैं हमारे एट्रिया पर। देन वो आगे जो एवी नोड है वो रिसीव करता है, बंडल फाइबर्स और परकिंजे फाइबर्स रिसीव करते हैं। बट जो फर्स्ट हमारा प्राइमरी नोड है दैट इज एसए नोड, और एसए नोड जो रिदम सेट करेगा वही हमारी नॉर्मल रिदम होती है जिसको साइनस रिदम बोलते हैं, जिसके कारण जो हमारा हार्ट रेट होता है वो 60 to 100 बीट्स पर मिनट होता है। नाउ साइनस टैकीकार्डिया का मतलब है कि अगर साइनस नोड में कोई प्रॉब्लम आती है और उसकी वजह से साइनस टैकीकार्डिया होता है तो उसको बोलते हैं टैकीकार्डिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टैकीकार्डिया का मतलब है फास्ट हार्ट बीट, सिंपली हार्ट बीट हमारी फास्ट हो जानी, हार्ट रेट मोर हो जाना, कितना, मोर देन 100 बीट्स पर मिनट और इवन मोर देन 150 बीट्स पर मिनट। देन आती है इसकी डेफिनेशन क्या है, इंक्रीज इन डिस्चार्ज ऑफ इम्पल्सिस फ्रॉम एसए नोड। ये जो एसए नोड है जो यूजुअली इससे इम्पल्सिस डिस्चार्ज होती हैं, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस इससे निकलती हैं, जनरेट होती हैं, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज, उसका जो डिस्चार्ज है वो इंक्रीज हो जाता है, ये इम्पल्सिस को ज़्यादा डिस्चार्ज करने लग जाता है, ज़्यादा डिपोलराइज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन हार्ट रेट, जिसकी वजह से हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। सो ये जो इम्पल्सिस डिस्चार्ज हो रही हैं, रैपिडली डिस्चार्ज हो रही हैं ऐसे नोड से, ये किसी भी वजह से हो सकती है। ऐसे नोड में भी पर्टिकुलरली कोई प्रॉब्लम हो सकती है किसी कंडीशन की वजह से, कोई हार्ट कंडीशन की वजह से, ऐसे नोड में प्रॉब्लम होने की वजह से जो इम्पल्सेस हैं वो ज़्यादा डिस्चार्ज हो रही हैं, या फिर जो नर्व्स जो कंट्रोल कर रही हैं हमारे हार्ट रेट को, उनमें भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके कारण क्या होता है, डिस्चार्ज ऑफ इम्पल्स फ्रॉम ऐसे नोड इज़ वेरी रैपिड, जिससे जो इम्पल्सेस निकल रही हैं ऐसे नोड से वो डिस्चार्ज रैपिडली डिस्चार्ज होती हैं, ज़्यादा स्पीड में होती है, जिससे हमारा हार्ट रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नाउ इसके कॉजेस पढ़ लेते हैं कि क्यों होता है ये। तो दो कंडीशन में हो सकता है, एक होता है फिजियोलॉजिक, दूसरा होता है पैथोलॉजिक। फिजियोलॉजिक का मतलब है कि नॉर्मली जो हमारी फिजियोलॉजी है बॉडी की, उसकी वजह से जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, सो दिस इज नॉर्मल। पैथोलॉजिक मीन्स कोई डिसीज कंडीशन, कोई भी अंडरलाइंग कंडीशन की वजह से हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है। सबसे पहले फिजियोलॉजिक पढ़ते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो तब भी हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। ये जो कंडीशंस हैं, कोजेज हैं, ये क्यों हो रहे हैं, हार्ट रेट इंक्रीज क्यों हो रहा है, हमारी बॉडी को कार्डियक आउटपुट देने के लिए, हमारी बॉडी को जो ब्लड सप्लाई है वो पहुंच पाए, इंक्रीज ब्लड सप्लाई पहुंच पाए, इसलिए ये हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है, हमारे टिश्यूज को ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए होती है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट क्या करता है, ज़्यादा फास्ट बीट करता है ताकि हमारी बॉडी को इनफ ऑक्सीजन, इनफ न्यूट्रिएंट्स मिल सके। सो ड्यूरिंग एक्सरसाइज इमोशन, कोई इमोशनल स्ट्रेस है, जैसे कि ड्यूरिंग स्ट्रेस, ड्यूरिंग इमोशनल क्राई, फियर और एंजाइटी, उसके दौरान भी हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज हाई एल्टीट्यूड। जब हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, जैसे कि हम माउंटेन्स में जाते हैं, हिल्स पर जाते हैं, तो उस टाइम भी हमारा हार्ट रेट फास्ट हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेबी को भी इनफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, ब्लड सप्लाई चाहिए होता है, तो उस दौरान भी हमारा हार्ट फास्ट बीट करता है, हार्ट बीट हमारी फास्ट हो जाती है। तो ये हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। समटाइम्स पैथोलॉजिकल कंडीशन जैसे कि फीवर। अब इन सब में क्या होगा कि जो हमारी बॉडी का जो वॉल्यूम है वो कम हो गया है। अब वॉल्यूम कम हुआ है तो हमारी बॉडी
लाइक वॉल्यूम कम हुआ है, जैसे कि हाइपोवोलीमिया की स्टेट में। अगर हाइपोवोलीमिया है, हमारी बॉडी में वॉल्यूम कम है, फ्लूइड वॉल्यूम कम है, तो हमारा हार्ट फास्ट बीट करेगा ताकि कार्डियक आउटपुट बॉडी को पहुंच सके, ब्लड सप्लाई पहुंच सके। सो उस कंडीशन में हार्ट रेट इंक्रीज होता है। डिहाइड्रेशन में भी सेम मैकेनिज्म है, वॉल्यूम कम है, फ्लूइड वॉल्यूम कम है। एनीमिया, जिसमें हमारा ब्लड लॉस हुआ है, बॉडी में ब्लड कम है। एनीमिया किसी भी वजह से हो सकता है, सपोज अगर ब्लड की कमी है बॉडी में एनीमिया में, या फिर हेमर्जिक शॉक में क्या है, ब्लड लॉस हुआ है हमारी बॉडी में। तो ये सभी कंडीशन क्या शो करती हैं कि बॉडी में हाइपोवोलीमिया की स्टेट है, फ्लूइड बॉडी में कम है, ब्लड कम है, तो उस टाइम पर हमारा हार्ट जो है फास्ट बीट करता है, जिसके कारण टैकीकार्डिया होता है। फीवर के दौरान इन्फेक्शन के ड्यूरिंग भी हमारा हार्ट रेट इंक्रीज होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म, थायराइड हार्मोन का लेवल ज़्यादा होने के कारण भी होता है। कार्डियोमायोपैथी है या फिर कंजस्टिव हार्ट फेलियर है। कंजस्टिव हार्ट फेलियर CHF या फिर कार्डियोमायोपैथी में क्या है, हमारे हार्ट की जो मसल्स हैं उनमें प्रॉब्लम है। हार्ट की जो मसल है वो थिक हो जाती है कार्डियोमायोपैथी में। कंजस्टिव हार्ट फेलियर में हमारे हार्ट में प्रॉब्लम है। तो हार्ट के मसल्स में प्रॉब्लम आने की वजह से भी जो साइनोएट्रियल नोड है उसकी इंपल्सेस एक्सेसिवली डिस्चार्ज हो जाती हैं। सो जिसमें हार्ट रेट इंक्रीज होता है। सो ये एक कॉमन सिम्टम है हार्ट रेट इंक्रीज होना कार्डियोमायोपैथी में या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी क्योंकि जो हार्ट है वो वर्क नहीं कर पा रहा, ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचा पा रहा हमारी बॉडी को, इसलिए हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज कुछ स्टिमुलेंट्स। उससे पहले हमारा पेन में भी हमारा हार्ट रेट इंक्रीज होता है ताकि जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपरली जा पाए। देन स्टिमुलेंट्स जैसे कि कैफीन, ये हमारे CNS स्टिमुलेंट्स है, कैफीन, कोकीन, निकोटीन, एम्फीटामाइंस। ये CNS स्टिमुलेंट्स क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट कर देते हैं एक्सेसिवली नर्व्स को, जिसके कारण हमारा जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। सो ये कुछ कॉजेज हैं, पैथोलॉजिकल डिसीज कंडीशंस हैं या फिर सिंपली कंडीशंस हैं जिनकी वजह से हमारी हार्ट रेट इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इज साइन एंड सिम्टम्स। अब जो साइन एंड सिम्टम्स आएंगे वो क्यों आएंगे, जब हार्ट रेट हमारी इंक्रीज हो जाती है। सपोज ये हार्ट रेट इंक्रीज हो गया है, इसका मतलब कि हमारा हार्ट जो है बीट कर रहा है, फास्ट बीट कर रहा है। जब हमारा हार्ट फास्ट बीट करता है तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन अच्छे से नहीं हो पाती। मतलब जो बीच में टाइम होना चाहिए, इंटरवल होना चाहिए स्पेसिफिक, वो नहीं हो पाता। इतने अच्छे से जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतने अच्छे से रिलैक्स नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो अच्छे से फिल नहीं हो पाएगा वेंट्रिकल्स में। तो जब हमारा हार्ट फास्ट बीट करेगा तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जल्दी से रिलैक्स होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जल्दी से रिलैक्स होंगे, रिलैक्स अच्छे से नहीं हो पाएंगे और ब्लड फिल नहीं हो पाएगा और आगे ब्लड पास नहीं होगा हमारे आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी में, जिस कारण क्या होगा, लंग्स को भी ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, हमारी बॉडी को भी ब्लड सप्लाई नहीं जा पाएगी। तो क्या है, अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो रहा है। सो जो हार्ट से ब्लड निकलेगा वो डिक्रीज हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डिजीनेस, थकावट आएगी, चक्कर आएंगे, क्योंकि हमारे बॉडी टिश्यूज को ब्लड ही नहीं पहुंच पा रहा है अच्छे से। फेंटिंग, आप बेहोश हो सकते हैं, ठीक है। देन चेस्ट पेन होगा, हैवीनेस होगा चेस्ट में, सो पेन होगा चेस्ट में, एंजाइना लाइक पेन होगा क्योंकि हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। नेक्स्ट इज पाल्पिटेशंस। पाल्पिटेशन से सिंपली हमें अपनी हार्ट बीट फील होगी। जब हमारा हार्ट बीट करेगा तो हमें वो सुनाई देगा, ऐसा फील होगा कि हम उसको सुन पा रहे हैं अपनी हार्ट रेट को, और हमें ऐसा भी लगेगा कि कोई बीट स्किप हो गई है बीच में, इतना फास्ट हार्ट बीट कर रहा है। नेक्स्ट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ऑब्वियसली ब्रीदिंग प्रॉब्लम आएगी क्योंकि हमारे बॉडी को, हमारे लंग्स को ऑक्सीजन और ब्लड तो जा नहीं पाएगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया है। सो ये सभी साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। उसके बाद हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं साइनस टैकीकार्डिया को। तो जैसे कि मैंने पहले बताया रेस्पिरेटरी साइनस एरिथमिया में कि जब इंस्पिरेशन करते हैं, इंस्पिरेशन के टाइम पर क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होता है। तो हार्ट रेट इंक्रीज होता है मतलब कि जो आर इंटरवल है, जो ECG वेव्स है हमारी PQRST, उनमें जो R और R के बीच का जो इंटरवल होता है वो क्या होता है, शॉर्ट, जिसकी वजह से एक जो हमारी कार्डियक साइकिल है, एक जो हमारी सक्सेसफुली 1 मिनट में जो हमारा हार्ट बीट करता है वो इंक्रीज हो जाता है आर इंटरवल के शॉर्ट होने की वजह से। तो इसमें भी ऐसा ही होगा। ECG में हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो आर इंटरवल है, एक हार्ट बीट से दूसरे हार्ट बीट के बीच का जो इंटरवल है वो शॉर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। नाउ समटाइम्स क्या होता है कि ये जो ECG है ये हम ले नहीं पाते। कई बार क्या होता है कि हमारा जो हार्ट रेट होता है वो 140 से भी ऊपर चला जाता है, 150
50 से ऊपर चल जाता है, उस टाइम पर ये जो वेव्स हैं इनको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, हार्ट को थोड़ा रिलैक्स करते हैं थोड़े टाइम के लिए। अब इसके लिए एक मैन्योवर आता है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वाल्सल्वा मैन्योवर। सो वाल्सल्वा मैन्योवर क्या होता है, वेगल मैन्योवर है ये वाल्सल्वा मैन्योवर। इसमें हम अपने नोज को बंद करते हैं, या तो पिंच कर लेंगे नोज को या फिर अपने माउथ को भी बंद कर लेंगे। तो हमने एयर को एक्सहेल नहीं करना, लेकिन हमने ये जो अपने एक्सपीरेशन जहाँ से होती है ये हमने बंद कर लेने हैं, नोज भी माउथ भी, एंड हमने फोर्सफुली एक्सहेल करना है। इस तरह से फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे, राइट। सो फोर्सफुली एक्सहेल करने से क्या होता है कि जैसे ही हम फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे, सो व्हाट विल हैपन, एयर बाहर तो जा नहीं रही, तो अंदर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, इंट्राथोरेसिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ऑब्वियसली एक्सपिरेशन में प्रेशर इंक्रीज होता है, लेकिन जब हम नोज को पिंच कर लेंगे तो प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी आयोटा है, आयोटा में भी प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो जब इन ब्लड वेसल्स में प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये क्या होंगी, स्क्वीज होंगी, इससे ब्लड जो है इंक्रीज अमाउंट में बाहर जाता है। सो ब्लड आयोटा में जब इंक्रीजिंगली अमाउंट में जाएगा, क्योंकि ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये भी स्क्वीज हो गई हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई हैं प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से, तो क्या होता है कि हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है, ब्रेन को सिग्नल जाता है, क्योंकि यहाँ पर बैरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है हमारी ब्लड वेसल्स में। तो जब ब्रेन को सिग्नल जाता है तो वो क्या करता है कि हार्ट रेट को कम करता है, ताकि ये हार्ट जो हमारा रिलैक्स हो सके। तो इसलिए थोड़े टाइम के लिए ये मैन्योवर किया जाता है, ताकि जो वेव्स हैं वो हमें क्लियरली विजिबल हो जाएं। तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि जो आरआर इंटरवल है वो शॉर्ट है। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट। अब ये जो साइनस टैकीकार्डिया है फिजियोलॉजिक है, तो हमें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, अपने आप ठीक हो जाता है। पैथोलॉजिक में हम कोज देखेंगे कि कोज कौन सा है, तो अंडरलाइन कोज को हमने ट्रीट करना है, कोज को डिटेक्ट करना है फर्स्ट। उसके साथ ही हम हार्ट रेट को कम करने के लिए, हार्ट को रिलैक्स करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं। सो बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं, तो ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, हार्ट की रिदम को मेंटेन करते हैं, हार्ट को रिलैक्स करते हैं और हार्ट रेट नॉर्मल हो जाता है इससे। उसके साथ ही हमें क्या करना है, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लाइफस्टाइल को चेंज करना है। लाइफस्टाइल चेंज मतलब एक्सरसाइज करनी है, राइट। एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी हेल्दी होगी, बॉडी वेट रिड्यूस होगा, और साथ में ही एक अच्छी डाइट, हमें बैलेंस डाइट लेनी है। इन ये जो स्टिमुलेंट्स है, कैफीन, कोकीन, निकोटीन, एम्फेटामिन्स, इनका जो हमने यूज़ है ये कम करना है बिल्कुल। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है टैकीकार्डिया की तो इनको यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट इज ट्रीटिंग द अंडरलाइन कोज। ऑब्वियसली हमें अंडरलाइन कोज जो है जिसकी वजह से टैकीकार्डिया हो रहा है वो हमें पता लगाना है और उसको ट्रीट करना है। जैसे कि एनीमिया है तो हमें ब्लड देना है पेशेंट को, फीवर है तो उसको ट्रीट करना है। सो बेसिकली अंडरलाइन कोज को ट्रीट करना है। नेक्स्ट इज साइनस ब्रेडिकार्डिया। सो साइनस ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है, हार्ट रेट लेस देन 60 बीट्स पर मिनट। सो 60 to 100 हमारी रेंज होती है हार्ट रेट की, और इसमें 60 से लेस हमारी हार्ट रेट चली जाती है। हार्ट रेट 60 से इवन 50 से कम हो जाती है। तो उस केस में हम अगर साइनस नोड की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है सो तब हम उसको क्या बोलेंगे, दिस इज अ साइनस नोड। और साइनस नोड की वजह से अगर हार्ट रेट कम हुआ है तो तब हम उसको बोलते हैं साइनस ब्रेडिकार्डिया। सो डेफिनेशन क्या है, साइनस ब्रेडिकार्डिया इज द रिडक्शन इन डिस्चार्ज ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम एसए नोड। सो एसए नोड से जो इम्पल्सेस निकलती हैं, जो हमारा पेस मेकर है हार्ट का, तो ये क्या होगी, रिड्यूस होंगी, वीक होंगी। सो अगर ये रिड्यूस इम्पल्सेस होंगी, ऐसे नोड से जो इम्पल्सेस जनरेट हो रही हैं वो अच्छे से नहीं रिलीज हुई हैं, जनरेट नहीं हुई हैं, तो क्या होगा, रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन हार्ट रेट। तो हार्ट रेट डिक्रीज होगा क्योंकि हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, अच्छे से बीट नहीं कर पाएगा, जो रेगुलरिटी है बीटिंग की वो नहीं हो पाएगी। सो उस टाइम पर क्या होगा, जब ऐसे नोड अच्छे से ट्रिगर नहीं होगा, इम्पल्सेस जनरेट नहीं होंगी, उतनी पावर से जनरेट नहीं होंगी, तो क्या होगा कि जो हार्ट बीट है हमारी वो कम हो जाएगी, हार्ट रेट हमारा 60 से कम हो जाएगा। नाउ इसके जो कोजेज है फिजियोलॉजिक भी है और पैथोलॉजिक भी। फिजियोलॉजिक मीन्स नॉर्मल कंडीशंस, जैसे कि स्लीप में, तो जब हम सोते हैं तब हमारा हार्ट रेट कम हो जाता है क्योंकि सोते टाइम हमारी बहुत सी एक्टिविटीज़ रिलैक्स हो जाती हैं बॉडी की, जिससे कि हमारे हार्ट को इतना ब्लड पंप करने की ज़रूरत नहीं होती। उस टाइम पर हमारा हार्ट रेट 60 से लेस हो जाता है और हार्ट रेट रिड्यूस हो जाता है, तो दैट इज़ फिजियोलॉजिक। नेक्स्ट इज एथलेटिक हार्ट। एथलेटिक हार्ट मीन्स जो एथलीट्स होते हैं, जो ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, एथलीट्स का जो हार्ट रेट होता है वो लेस होता है, कम होता है।
सो ये क्या है, एक अच्छी बात है। वो जब एक्सरसाइज करते हैं तो एथलीटिक का जो हार्ट होता है वो क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। उनके जो मसल्स होते हैं वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो जब एक बारी में ही पंप करते हैं ब्लड को, तो वो ब्लड इनफ होता है कि वो हमारे बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको फुलफिल कर सके। सो इसलिए एथलीट्स का जो हार्ट रेट होता है वो स्लो होता है। अगेन, जो एथलीट्स का हार्ट रेट होता है वो स्लो इसलिए होता है क्योंकि उनके जो मसल्स हैं हार्ट के वो स्ट्रांग हो जाते हैं और एक ही बीट में वो इतना ब्लड पंप कर देते हैं कि हमारे जो बॉडी की जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है, इसलिए उनका हार्ट रेट लो होता है। सो ये हमारा फिजियोलॉजिक है कि स्लीप और एथलेटिक हार्ट में हार्ट रेट कम रहता है। पैथोलॉजिक, जैसे कि डिसीज़ ऑफ एसे नोड, हमारा जो एसे नोड है अगर उसमें कोई डिसीज़ कंडीशन हो जाती है, एसे नोड की जो इम्पल्सेस हैं वो अच्छे से जनरेट नहीं हो रही, या फिर एसे नोड को जो ब्लड सप्लाई कर रहे हैं टिश्यूज़ वो वर्क नहीं कर रहे हैं अच्छे से, उनमें कोई डिस्ट्रक्शन हो गया, डैमेज हो गया, उसकी वजह से एसे नोड से इम्पल्सेस अच्छे से जनरेट नहीं होंगी। नेक्स्ट इज हाइपोथर्मिया। इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो जाएगा जिससे हार्ट रेट हमारा डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो अंडर एक्टिव है तो भी हार्ट रेट हमारा रिड्यूस होता है। नेक्स्ट इज हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में भी क्या होता है कि जो हमारा मायोकार्डियम लेयर है वो डैमेज हो जाती है, और अगर जो साइनस नोड, जहाँ पर ऐसे नोड है, अगर वो वाला टिश्यू डैमेज हो जाता है तो हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज। अगेन, कोई कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज है, ऐसे नोड में कोई कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट है तो हमारा हार्ट रेट रिड्यूस रहता है। नेक्स्ट इज हार्ट टिश्यू डैमेज। हार्ट टिश्यू डैमेज में मायोकार्डाइटिस आ सकता है, मीन्स जो हमारा मायोकार्डियम लेयर है उसमें इन्फ्लामेशन हो गई है, इन्फ्लामेशन के कारण जो ऐसे नोड है वो डैमेज हो गया है, या फिर रिलेटेड टू एंजाइना। एंजाइना के कारण अगर हार्ट टिश्यू डैमेज हो गए हैं तो भी ऐसे नोड पर अफेक्ट पड़ता है और ऐसे नोड इम्पल्सेस जनरेट नहीं कर पाता। नेक्स्ट इज एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है कॉरोनरी आर्टरी डिसीज, जिसमें जो कॉर्नरी आर्टरी डिसीज जो कि हमारे ऐसे नोड को सप्लाई कर रही हैं, अगर उनमें कोई एथ्रोमा हो जाता है, मतलब कोई ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन या फिर प्लेक डिपॉजिट हो जाता है, तो वो उस रीजन को, कॉर्नरी आर्टरी ऐसे नोड वाले रीजन को अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं प्रोवाइड कर पाएगी और ऐसे नोड हमारा अच्छे से फायर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज कुछ ड्रग्स जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डिजिटैलिस, ये सब क्या है, एंटी एरिथमिक ड्रग्स हैं। तो ये सब क्या करती हैं, हार्ट रेट को रिड्यूस करती हैं, हार्ट को रिलैक्स करती हैं। तो इन ड्रग्स की वजह से भी अगर हम प्रोलॉन्ग टाइम से ये ड्रग ले रहे हैं या फिर एक्सेसिव डोज ले रहे हैं तो हमारा हार्ट रेट रिड्यूस हो सकता है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होने से ब्रेन में इंजरी हो सकती है, जिसके कारण नर्व्स इंजर्ड हो सकती हैं। सो नर्व्स इंजर्ड होने की वजह से भी हमारा जो ऐसे नोड है वो अच्छे से फायर नहीं हो पाएगा और इम्पल्सेस जनरेट नहीं हो पाएंगे और हार्ट रेट रिड्यूस हो सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स पर। सो साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, अब आपने ऐसे ध्यान देना है कि ब्रेडिकार्डिया मतलब डिक्रीज हार्ट रेट। अगर हार्ट रेट डिक्रीज होगा मतलब 1 मिनट में हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है, 60 से कम बार बीट कर रहा है। फिजियोलॉजिक कंडीशन में इट्स नॉर्मल, लेकिन पैथोलॉजिक कंडीशन में अगर वो 60 से कम बार बीट कर रहा है तो इट मीन्स वो इनफ ऑक्सीजन, इनफ ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट नहीं कर पा रहा। अगर इनफ ब्लड हमारी बॉडी से आउट नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो ऐसे नोड है ये अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, इसका मतलब कि अच्छे से हमारा जो हार्ट है वो रेगुलरिटी से, मीन्स जो 60 to 100 बीट्स होना चाहिए था पर मिनट उतना पंप नहीं कर रहा, 60 से लेस बीट्स पर मिनट पंप कर रहा है, तो इट मीन्स ब्लड प्रॉपर नहीं जा रहा, कार्डियक आउटपुट कम होगा। अगर कार्डियक आउटपुट विल लो, सो कार्डियक आउटपुट इसमें लो होगा तो इट मीन्स क्या सिम्टम्स आएंगे, डिजीनेस, चक्कर आएंगे, बॉडी टिश्यूज जो है उसको ब्लड नहीं मिलेगा, फेंटिंग, अगेन फेंट हो सकते हैं आप, देन फटीग, थकावट होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रीदिंग डिफिकल्टी आएगी, रिड्यूस्ड एक्सरसाइज टॉलरेंस। अगर हमारे कार्डियक आउटपुट लो है तो हम जब भी एक्सरसाइज करेंगे हमें बहुत ज़्यादा थकावट होगी, अनकॉन्शियसनेस हो सकती है। देन आता है सिक साइनस सिंड्रोम। सिक साइनस सिंड्रोम क्या है, ये करेक्टरिस्टिक फीचर है साइनस ब्रेडिकार्डिया का। सिक साइनस मतलब बीमार साइनस, तो साइनस नोड इसमें बीमार है, और सिंड्रोम मतलब कि इसमें बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं जैसे कि अनकॉन्शियसनेस, डिजीनेस, फेंटिंग, सो इसको बोलते हैं सिक साइनस सिंड्रोम।
नेक्स्ट हमारा है डायग्नोस। अब हम इसको डायग्नोस कैसे करेंगे? अगेन वैसे तो स्पेसिफिक टेस्ट भी हो सकते हैं। सपोज अगर लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म है तो हम थायराइड टेस्ट करवाएंगे थायराइड हार्मोन्स का लेवल पता करने के लिए। सो स्पेसिफिक टेस्ट हो सकते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस को हम टेस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट टेस्ट है एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए, कॉर्नरी आर्टरी डिसीज के लिए, राइट। बट एक स्पेसिफिक अगर हम टेस्ट देखें तो ईसीजी हम सबसे पहले करते हैं एरिथमिया में। सो ईसीजी इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में हम क्या देखेंगे कि जो आर इंटरवल है, एक आर वेव से दूसरे आर वेव के बीच का जो इंटरवल है वो क्या होगा? प्रोलॉन्ग्ड होगा। सो वो प्रोलॉन्ग्ड है मतलब कि जो हमारा हार्ट रेट है वो क्या है? रिड्यूस्ड है। 1 मिनट में हार्ट 60 से कम बार बीट कर रहा है। अब ट्रीटमेंट इसका क्या होगा? वैसे तो जो साइनस ब्रेडिकार्डिया है, अगर चिल्ड्रन और यंग की बात करें तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं भी पड़ती जब तक कि सिम्टम्स अपीयर नहीं हो रहे। बट अगर आपके सिम्टम्स वर्स हो रहे हैं या फिर ओल्ड एज हो रही है तो उसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सो सबसे पहले हम जो अंडरलाइंग डिसीज़ कंडीशन है, तो अंडरलाइंग कंडीशन क्या है? सपोज हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से हार्ट रेट रिड्यूस हो रहा है तो हम थायराइड लेवल, जो थायराइड हार्मोन का लेवल है उसको ट्रीट करेंगे। तो अंडरलाइंग डिसीज़ कंडीशन को हमने ट्रीट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। देन क्या करना है? रेगुलेट एंटी रिदमिक ड्रग्स। अगर कोई पर्सन एंटी रिदमिक ड्रग्स ले रहा है, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या फिर डिजिटलिस ले रहा है तो उसको डॉक्टर ने रेगुलेट करना है, उसकी डोज को रिड्यूस कर देना है। देन पेस मेकर इम्प्लांटेशन। अब अगर कोई भी कंडीशन अप्रोप्रिएट नहीं है, सीवियर हो गए हैं सिम्टम्स, या फिर जो हमारा एसए नोड है ये खराब हो गया है, डैमेज हो गया है, तो हमें क्या करना पड़ता है? पेस मेकर इम्प्लांट करना पड़ता है। सो आर्टिफिशियल पेस मेकर ये होता है, ये हम इम्प्लांट करते हैं पर्सन में। सो जो आर्टिफिशियल पेस मेकर होता है ये हम स्किन के अंदर इम्प्लांट करते हैं नियर आर कॉलर बोन्स। कॉलर बोन के नीचे या फिर उसके आसपास हम इस पेस मेकर को इम्प्लांट करते हैं। ये पेस मेकर के अंदर एक लिथियम बैटरी होती है जो कि 10 से 15 साल तक चल जाती है और इस लिथियम बैटरी की वजह से ये क्या है? इलेक्ट्रिक इंपल्सेस जनरेट करता है। सो ये जो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस जनरेट करता है ये क्या है? एक आर्टिफिशियल पेसमेकर है जो कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करता है और हम साथ में इलेक्ट्रोड्स अटैच करते हैं, जो इलेक्ट्रोड्स हमारे हार्ट तक जाती हैं उन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को लेकर। अब ये जो आर्टिफिशियल पेसमेकर होता है इसकी जो आउटर केसिंग होती है ये टाइटेनियम से बनी होती है। क्योंकि टाइटेनियम हमारी बॉडी से इतना रिएक्ट नहीं करता इसलिए हमारी बॉडी इसको एक्सेप्ट कर लेती है। अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रीटमेंट इसके अलावा हम लाइफस्टाइल चेंज करेंगे। पेशेंट अपना जो बॉडी वेट है वो रिड्यूस कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, फैटी चीज़ें कम खाएं जिससे कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ के चांसेस कम हों, और अपने जो सिम्टम्स हैं उनको ध्यान में रखें। अगर हार्ट अटैक उनको आ रहा है तो उसके सिम्टम्स उनको पता होने चाहिए जिससे कि वो अर्ली ट्रीटमेंट ले सकें और जो हमारा एसए नोड है ये डैमेज ना हो। सो इन ट्रीटमेंट्स के अलावा अगर एमरजेंसी कंडीशन है जिसमें हार्ट रेट रिड्यूस हो गया है तो हम एक ड्रग देते हैं, दैट इज़ एट्रोपिन। सो एट्रोपिन हम देते हैं 0.5 to 1 mg टू इंक्रीज हार्ट रेट। ये क्या करता है? वेगल स्टिमुलेशन को ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। द ड्रग इज एट्रोपिन और डोज होगी हमारी 0.5 to 1 mg. So this is the part 2 of cardiac arrhythmia in which I have explained different cardiac arrhythmias caused by the SA node. And if you understood this video then please like, subscribe and share my channel. Also do support women empowerment. Thank you for watching.